हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं अरुण कुमार और आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक संपूर्ण विषय पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कोई ये कहने वाला है कि आपको 2 या 3 वीडियो देखने के बाद कुछ पैसा देना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे पैराबोला के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पैराबोला होता क्या है और किस तरह से उसकी इक्वेशंस लिखी जा सकती है, परवलय के समीकरण। परवलय हमने देखा था और इसका एक बेहतरीन उदाहरण था कि हवा में जब किसी पत्थर को फेंका जाता है तो परवलय बन जाता है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 11.2 करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर शंकु परिच्छेद के परवलय के ही प्रश्न है। मतलब शंकु परिच्छेद ही रहने वाला है, लेकिन जो स्पेशल टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक है, दैट इज परवलय। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1 से 6 तक एक ही तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं। तो प्रश्न नंबर 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको यहां पर 4 चीजें पूछी हुई है प्रश्न में। पहला प्रश्न है y की घात 2 बराबर 12x। क्या क्या पूछा हुआ है प्रश्न के अंदर? आपसे नाभि के निर्देशांक पूछे हैं, परवलय का अक्ष पूछा है, नियता का समीकरण पूछा है और नाभि लंब जीवा की लंबाई पूछी है। आपके सामने 4 चीजें पूछी हुई है और परवलय का समीकरण दिया है। इस समीकरण के आधार पे हमें इन 4 चीजों को निकालना है। सवाल क्लियर है क्या? 1 से लेकर 6 तक यही चीजें होने वाली है। सो देखो यार, सबसे पहले हमें परवलय को पहचानना होगा कि परवलय किस तरह का है। अगर हम परवलय का टाइप पहचान सकते हैं, टाइप मतलब क्या ये x के सापेक्ष सममित है या y के सापेक्ष सममित है, क्या ये ऋणात्मक x में है कि धनात्मक x में है, ऋणात्मक y में है कि धनात्मक y में। तो सबसे पहले इसका फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? हमने बात की थी कि जिसकी घात 1 होगी, जैसे यहां पर सवाल में साफ साफ लिखा है y की घात 2 बराबर 12x। जिसकी घात 1 है, y की घात 2 है, x की घात 1 है, तो ये x के सापेक्ष सममित होगा। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। जिसकी घात 1 उसके सापेक्ष सममित। ऐसे याद रख लो यार। अब x के सापेक्ष सममित है तो 2 केसेस बन सकते हैं सर, है ना? 2 केसेस क्या बन सकते हैं? छोटे छोटे अगर अपन बनाने की कोशिश करें तो पहला केस तो ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है। ये केस कब आएगा? जब यहां कोई भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं रहेगा। मतलब इसका जो समीकरण होता है वो 4ax होता है और ये y की घात 2 बराबर -4ax होगा। इन दोनों केसेस को अगर देखना चाहते हो तो a धनात्मक होना चाहिए। जैसे अगर a धनात्मक है तो यहां पर धनात्मक चिन्ह होगा, यहां ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा है। क्या यहां पर ऋणात्मक चिन्ह है? नहीं, धनात्मक है। तो अगर धनात्मक है तो हमारा परवलय इस केस में ये हो जाना चाहिए। और अगर ये परवलय हो जाना चाहिए तो अपन बना लेते हैं कि हाँ सर, अब हमें ये पता चला कि इसका फोटो कैसा है। कैसा है? इसका फोटो कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा। ठीक है, ये परवलय बना y की घात 2 बराबर 4ax जैसा। अब इसमें कुछ कुछ चीजें आपसे पूछी हुई है। जिन जिन चीजों को पूछा है उनके बारे में बात करते हैं। आपसे पूछा है नाभि के निर्देशांक। अगर परवलय का समीकरण y की घात 2 बराबर 4ax होता है तो यहां पर नाभि का निर्देशांक a, 0 होगा। ये f है। ठीक है, सो 1 बाय 1 इन चारों चीजों को लिख लेते हैं अपन यार। ठीक है, पहला आपसे क्या पूछा है? नाभि का निर्देशांक, है ना सर जी? देखने की कोशिश कीजिएगा। पहला पूछा है नाभि के निर्देशांक और हमें 1 से लेके 6 तक में इनकी जरूरत पड़ने वाली है, तो अपन इनको एक साथ लिख लेते हैं। अब इस तरह के केस में नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं? a, 0। तो अपन ने इसको लिखा कि नाभि का निर्देशांक जो होगा वो a, 0 होगा। अगर मैं a निकाल लेता हूं तो आंसर क्लियर है। दूसरा, परवलय का अक्ष। अब परवलय का जो अक्ष है मतलब वो लाइन जिस पर नाभि बैठी हुई है वो अक्ष है। तो नाभि किस पर बैठी हुई है? x अक्ष पर, क्योंकि साफ साफ तौर पे दिखता है कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है ना सर जी? तो परवलय का अक्ष कौन सा है सर जी? परवलय का जो अक्ष है, परवलय का अक्ष, एक्सिस ऑफ पैराबोला,
परवलय का अक्ष। यहां पर x अक्ष परवलय का अक्ष है। क्या आप इस बात को समझ चुके हैं? और अगर आपसे कोई बोले कि x अक्ष का समीकरण क्या है, तो परवलय के अक्ष का समीकरण अगर हमसे कोई पूछे तो स्पेशल चीज हम लोग यहां लिख सकते हैं कि अगर हमसे ये पूछे कि इसका समीकरण क्या है और ना भी पूछे तो लिख दोगे तो ज्यादा समय तो लगेगा नहीं। x अक्ष का समीकरण चूंकि y बराबर 0 होता है, इसीलिए समीकरण y बराबर 0। किसका? अक्ष का समीकरण। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, और क्या पूछा हुआ है? और पूछा हुआ है नियता का समीकरण। ठीक है, तो नियता का समीकरण क्या होता है? कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? नियता का समीकरण। डन। अगर a,0 ना भी है और परवलय, मतलब एक छोटी सी बात यहां ध्यान रखना कि जो शीर्ष बिंदु है वो सदैव 0,0 है, और कुछ अगर केस आएगा तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। ये होती है नियता। और अगर a,0 ना भी है तो नियता का समीकरण होता है x + a बराबर 0। डन है? ठीक है। और उसके बाद नाभि लंब जीवा की लंबाई। चौथी चीज आपसे पूछी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। नाभि लंब जीवा की लंबाई। अब सुनने की कोशिश करो यार, मैंने आपको बता दिया था, ये रटा दिया था, मतलब सूत्र भी है कि जो y का वर्ग बराबर 4a x रूप में लिखा है, y का वर्ग आजाद है, जो 4a है वही नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है, तो यहां पर 4a इस नाभिलंब जीवा की लंबाई होगी। अब आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने सब कुछ है, आपको बस a का मान रखते जाना है। a का मान कैसे निकालेंगे कि सर चूंकि हमें पता है कि जो समीकरण दिया है वो y का वर्ग बराबर 4ax के समतल है या समरूप है, और यहां पर अगर दोनों की तुलना की जाए, है ना, तो 4a बराबर 12 होना चाहिए। देख लो, यहां पर 12 है, यहां 4a है, तुलना करने पर तो a का मान आया 3। कितना? 3। तो अगर a का मान 3 है तो परवलय की नाभि के निर्देशांक 3,0। अक्ष तो x अक्ष ही है, इसमें तो a का कोई रोल रहेगा नहीं। नियता का समीकरण x + 3 बराबर 0, और 4a नाभिलंब जीवा की लंबाई, मतलब 4 × 3 हुआ 12, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई 12। इस तरह से पहला प्रश्न यहां पर समाप्त हो जाता है। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए, तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें आपको देखने को यहां पर मिलेगी। बहुत से सिंपल सवाल है, यहां कुछ हमने ज्यादा नहीं किया है, हमने बस परवलय को देखा है कि इस परवलय के समान होता है। मतलब इस सवाल में आपने क्या किया, ये चीजें तो आपने पढ़ी थी ना, ये तो फॉर्मूले थे, बस a का मान निकाल के फॉर्मूले में रखा है, और तो कुछ नहीं किया है। अगर आपको ये बात समझ में आई है, ठीक है, तो आपका जो अंगूठा है वो लाइक और सब्सक्राइब शेयर बटन पे दबाते रहना। मतलब सब्सक्राइब पे एक ही बार दबाना है ना, 2 बार नहीं दबाना। x का वर्ग बराबर 6y। अब यहां पर फिर हमने परवलय को देखा, परवलय ने हमको देखा, हमने परवलय को देखा कि y की घात 1 है, x की घात 2 है। तो अभी हम सबसे पहले यह डिसाइड करेंगे कि भाई साहब ये किस अक्ष के सापेक्ष सममित है। हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब आप किस अक्ष के सापेक्ष सममित हो। तो इन्होंने कहा यार देखो, आपको मैंने बताया था कि जिसकी घात 1 होती है मैं उसके सापेक्ष सममित होता हूं। यहां x की घात 2 है, y की घात 1 है, तो ये भाई साहब y के सापेक्ष सममित रहेंगे। क्या पहली बात ये लिखी जा सकती है? मतलब ये पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, हमसे सवाल में तो पूछा नहीं है सर कि y की घात क्या किसके सापेक्ष सममित है। जब तक फोटो नहीं बनाएंगे ना, समझ में नहीं आएगा। देखो, फोटो बनाने की कला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण के लिए आप अपने किसी दोस्त को बताना चाहते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स पर एक अरुण सर है जो गणित पढ़ाते हैं, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर, मतलब अपने किसी दोस्त को बताया कि एक लंबे से सर हैं, ठीक है, गोरे गोरे हैं, थोड़े से पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं, बोलते अच्छा है, समझ में आता है, कभी आता होगा कभी नहीं आता होगा, वो बात आपके हिसाब से, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सर है। लेकिन जैसे ही आपने वीडियो खोल के दिखा दिया कि ये सर है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ 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 ये सर है। तो इन द सेम वे
आपको भी अपने आप को कभी डिस्क्राइब करना होता है तो आप जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इनमें अपना फोटो लगाते हो ना कि यस मैं इतना स्मार्ट हूं या मैं इतनी स्मार्ट हूं। इसीलिए फोटो बनाना किसी भी वक्र का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका फोटो बनाने से या उसका डायग्राम बनाने से हम उसके बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हैं। हो सकता है यहां आप बिना फोटो बनाए जवाब दे दो, उसमें कोई गलत नहीं है, सवाल के हिसाब से वो सही भी है, लेकिन कक्षा 12वीं में इन पे बहुत सवाल होने हैं, बहुत ज्यादा सवाल होने हैं। मतलब ट्रस्ट मी, कक्षा 12वीं में आपसे परवलय पर और अति परवलय जैसा मतलब चीजें बहुत ही कम देखने को मिलेगी, लेकिन इनके फोटो बना के आपको शो करना पड़ेगा कि हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, और फिर नहीं किया तो नंबर कटे तो फिर पढ़ने का मतलब नहीं हो जाएगा। ओके, सो पहली चीज हमें यह देखना है कि ये किसके सापेक्ष सममित है। तो ये y के सापेक्ष सममित है। क्या बात समझ में आई है? y अक्ष के सापेक्ष सममित है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अब अगर y अक्ष के सापेक्ष सममित है तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो ऐसा या ऐसा, कैसा, ऐसा। अब ये कब होता है? जब x का वर्ग बराबर 4by होता है, और ये कब होता है? जब x का वर्ग बराबर -4by होता है, जहां b धनात्मक माना जाएगा दोनों केस में। अगर b ऋणात्मक हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ग्राफ ये नहीं बनेगा, उल्टा बन जाएगा। ये कहानी खैर अलग ही मान लेते हैं अपन। क्या यहां धनात्मक चिन्ह है? धनात्मक चिन्ह है तो आरेख कौन सा? ये वाला। अगर ये वाला आरेख है, सुन लो मेरी बात। अब आपको ना मैं फॉर्मूले रटाने से मतलब रटाने की जो कला है उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा फोटो बना। अब अगर ऐसा फोटो बना तो सीधी सीधी बात है, ना भी यहां तो नहीं हो सकती है ना भी यहां हो सकती है, ना यहां हो सकती। फोकस जो होगा वो परवलय के अंदर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ। अच्छा, आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में कि अगर किसी दर्पण से जो कि ऐसा झुका होता है, बहुत सारी किरणें अगर आती है तो वो नाभि से गुजर जाती है। अगर अनंत से किरणें आ रही है, वो नाभि क्या है? वो नाभि ये है। वो दर्पण क्या है? वो परवलय है। यही भौतिक और गणित का संगम है। डन है? चलिए, मतलब ऐसी इसकी प्रॉपर्टी भी होती है। एक आध बार इस पे जेई में सवाल भी पूछा है कि ऐसी ऐसी रेखाएं हैं तो वो कहां से निकल जाएगी। अगर अनंत से आई है तो ऐसे निकल जाएगी, ऐसी बहुत सी रेखाएं आएगी जो निकल जाएगी। ठीक है, खैर ये अभी अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है इसके अक्ष वक्ष वगैरह कुछ निकालने का है, ज्यादा हमें परेशान नहीं होना। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो क्या उसका बिंदु 0, b होना चाहिए? अगर परवलय का समीकरण x का वर्ग बराबर 4by लिखा जाए तो। पहली बात तो यह है। दूसरा, ये जो परवलय है ना, ये जो परवलय है उस पे उस नाभि कौन सी लाइन पर स्थित है? तो नाभि अभी y अक्ष पर स्थित है। ये y अक्ष है सर जी, ये x अक्ष है। तो अगर नाभि y अक्ष पर स्थित है तो परवलय का अक्ष कौन सा? y अक्ष। ठीक, तो अगर इसी सवाल में जो पुराना वाला रिजल्ट था उसी में अपन मॉडिफिकेशन करें तो अभी अपन फटाफट कुछ चीजें देख सकते हैं। देखना क्या होगी। पहली बात, सर परवलय का नाभि के निर्देशांक 0,b परवलय का अक्ष जिस लाइन पर नाभि स्थित है वही अक्ष है ना। मतलब ये वाला ऐसी। अच्छा, एक बात और यहां हो सकती है कि सर बहुत सी लाइन है जिन पे नाभि स्थित हो सकती है। देयर आर इनफाइनाइट लाइंस फ्रॉम द फोकस। तो अब अक्ष किसे कहोगे? हमें इनके बारे में बात नहीं करनी है। देखिए, परवलय का जो अक्ष होता है ना, मैं मतलब चूंकि हम डिस्कशन कर चुके हैं पिछली क्लास में, लेकिन फिर भी मतलब बार बार आपको बताना पड़ेगा। परवलय का जो अक्ष होता है वो नियता के लंबवत होता है। नियता क्या होती है? एक ऐसी रेखा होती है। अब यहां से कोई लाइन गुजरेगी तो वो तो नियता के लंबवत नहीं होगी। तो नियता के लंबवत अगर हम बात कर रहे हैं तो यही लाइन होती है, ये लाइन होती है बेसिकली। इसीलिए परवलय का जो अक्ष है वो y अक्ष हो जाएगा। और y अक्ष का समीकरण लिखना आप लोग बहुत अच्छे से सीखे हो। y अक्ष का समीकरण, y पर x का मान सदैव 0, तो x बराबर 0, ये y अक्ष का समीकरण है। ठीक है, नियता का समीकरण अब क्या होगा?
तो देखो यार, हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले। आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूं दो चीजें, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ने वाली है यहां पर। यदि कोई रेखा, ठीक है, जिसको आपने देखा और जिसको आपने देखा आपको पता चला कि रेखा ऐसी है या रेखा ऐसी है, सो इफ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दीज लाइंस। अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये x अक्ष है, ये भी x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये भी y अक्ष है। ये ऋणात्मक y मान सकते हैं, धनात्मक y मान सकते हैं, ये कोई मुद्दे की बात नहीं है। डन है क्या? अगर आपको पता करना हो कि L1 का समीकरण क्या है, तो L1 y अक्ष के समांतर है, और जो रेखा y अक्ष के समांतर होती है उसका समीकरण सदैव उस रेखा पर x का मान सदैव समान रहता है। अगर x का मान सदैव समान रहता है, मान लीजिए ये रेखा a, 0 से पास कर रही है, क्योंकि ये रेखा x अक्ष को टच कर रही है। अगर y के समांतर है तो y को तो कभी टच नहीं करेगी, x को कट करेगी और लंबवत कट करेगी, है ना, क्योंकि y के समांतर है। इसीलिए तो इसका जो समीकरण होगा वो हो जाएगा x बराबर a, ये वाला। और वहीं अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है और मान लीजिए ये 0, b से गुजरती है, तो इसका जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा y बराबर b, क्योंकि इस रेखा पर y का मान सदैव b रहने वाला है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें रट लीजिए यार, थोड़ा सा जरूरी काम की चीज है। अब आपसे पूछा जाए कि नियता का समीकरण, तो अगर ये 0, b है तो ये 0, -b होना चाहिए, और चूंकि ये रेखा x अक्ष के समांतर है तो इसका जो समीकरण आएगा वो आएगा y बराबर -b। जैसा कि अपन ने अभी देखा कि अगर ये 0, b से गुजर रही है तो y बराबर b, अगर 0, -b से गुजरे तो y बराबर -b। अगर ऐसा है तो समीकरण इसका हो जाएगा y प्लस b बराबर 0। y प्लस b बराबर 0 मतलब इसका नियता का समीकरण लिखा जा सकता है y प्लस b बराबर 0। और नाभिलंब जीवा की लंबाई कुछ नहीं, ये b निकला, इस b का 4 गुना नाभिलंब जीवा होती है, सूत्र है ना। तो बस b का मान आया तो सारे जवाब आ गए। अब अगर हम तुलना करें x की घात 2 बराबर 6y और x की घात 2 बराबर 4y का, या 4by का, ये तो 4by 6 के बराबर होना चाहिए। तो b का मान 3/2। सो इन दिस केस b इज इक्वल टू 3/2। और मेरे दोस्तों भाइयों, अगर b का मान 3/2, तो अब फटाफट अगर अपन जवाबों के बारे में बात करें तो यह आएगा 0,3/2। ठीक, b का मान है ना, अपन देख चुके हैं ना, b का मान जो है वो 3/2 है इस केस में। x का मान x प्लस या y प्लस b, तो y प्लस 3/2 बराबर 0 नियता का समीकरण, और 4 गुणा 3/2, 2 से 2 कटे 6 नाभिलंब जीवा की लंबाई। क्या निकालना था? बस b, बाकी तो सब सूत्र है, इनको डिस्कस कर भी चुके हैं, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रटे ना, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि रटना गलत है, लेकिन हर चीज रटना गलत है। कहाँ कॉन्सेप्ट है, कहाँ याद रख सकते हैं, ये जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा रटोगे ना उतना ज्यादा भूलने की समस्या भी रहेगी। चलिए खैर, इस तरह से प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता हुआ। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। अगर प्रश्न नंबर 2 में आपको कोई समस्या है तो कमेंट कर दीजिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, और प्रश्न नंबर 3 को हल करने के लिए हमारे पास फिर यही सवाल है, y का वर्ग बराबर -8x। हमने फिर इसे देखा, हमने देखा कि भाई साहब सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका अक्ष कौन सा है, आप किसके सापेक्ष सममित हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो यार, आपको पहले भी बता चुके हैं, आप बार बार हमसे एक ही सवाल में एक ही तरह की बात पूछ रहे हो कि मैं x के सापेक्ष सममित हूं। क्यों सापेक्ष x के सममित हूं? क्योंकि x की जो घात है वो 1 है, अगर y की घात 1 होती तो y के सापेक्ष सममित होता। अच्छा, अब किसी के दिमाग में ऐसा क्रांतिकारी सवाल आ सकता है कि सर अगर y की घात और x की घात दोनों बराबर हुआ तो ये परवलय किसके सापेक्ष सममित है? ये मुझे कमेंट करके बताओ, तब तक मैं इसको लिखता हूं। ठीक है, x के सापेक्ष सममित है।
अरे जैसे ये परवलय लिखा ना, मैंने कहा कि ये परवलय y की घात 2 है, x की घात 1 है, इसीलिए ये x के सापेक्ष सममित है। अगर x की घात 2 होता, y की घात 1 होता तो ये y के सापेक्ष सममित होता। अब उस परवलय में x की घात और y की घात दोनों है, बताओ वो किसके सापेक्ष सममित है ना? तो ये x और y दोनों के सापेक्ष सममित होना चाहिए। भाई लोगों, ये परवलय है ही नहीं, ये सरल रेखा है। सरल रेखा में x और y दोनों की घात 1 होती है। परवलय में x की घात 2 होती है, y की घात 1 होती है, या y की घात 2 होती है, x की घात 1 होती है कुछ आइडिया अगर इस चीज का लगा हो तो अच्छी बात है। डन है, आगे बढ़े। चलिए, तो यार उम्मीद है कि ये चीज, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, कर चुके हैं, ठीक है। तो ओके, अगर ये x के सापेक्ष सममित है तो हम फिर x के वाले 2 फोटो बना लेते हैं। पहला फोटो ये, दूसरा फोटो ये। अब इन दोनों में से कौन सा? सर अगर माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस वाला तो ये होता है ना, माइनस वाला ये होता है, मतलब अब की बार फोटो कौन सा है? ये वाला है। और अगर अब की बार फोटो ये वाला है तो सबसे पहले फोटो बनाया जाए, बाकी सब चीजें भूल जाइए। चलिए, अगर मैं यहां पर एक बिंदु रखता हूं जिसको F कहा जाता है, तो जो पुराना फोटो था F का मान a,0 है इस केस में। क्यों? क्योंकि अक्ष जो है वो x अक्ष है। x अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो उसका निर्देशांक -a,0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 0,0 के लेफ्ट साइड में है। यहां ऋणात्मक x अक्ष है और यह नियता है जिसका समीकरण x बराबर या y बराबर समथिंग समथिंग हो जाएगा। x बराबर समथिंग समथिंग, ऐसा क्यों? ये नियता है ना। चलो डिस्कस करते हैं पूरी बात। नियता, तो अब मुद्दे की बात ऐसी है कि नियता a,0 से पास कर रही है। कहां से? a,0 से। अब पुराने वाले कॉन्सेप्ट को फिर से समझने की कोशिश करो। ये वाली चीज अपन हटा देते हैं, है ना। अपन ने 1 से लेके 6 तक जितना भी सबको एक जैसा लिख लिया है। अभी सुनने की कोशिश करो। नाभि के निर्देशांक क्या इस केस में -a,0 है? हाँ सर जी है, बिल्कुल है। अगर नाभि के निर्देशांक -a,0 है, उसके बाद आपसे पूछा कि परवलय का अक्ष कौन सा है, तो हमने कहा परवलय का जो अक्ष है वो x अक्ष इस केस में है, और इसका जो समीकरण होता है x अक्ष का y बराबर 0 होता है। ठीक, रट लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। नियता का समीकरण। अब नियता का समीकरण क्या होता है? तो सर बड़ा आसान है। ये जो लाइन है वो कहां से गुजर रही है? a,0 से। अगर ये -a पे है तो ये a पे है। ये लाइन a,0 से गुजर रही है। अगर ये लाइन a,0 से गुजर रही है तो x बराबर a हमारा जवाब होना चाहिए। तो नियता का समीकरण x बराबर a कह दो, या फिर a को इधर ले आओगे तो x - a बराबर 0 हो जाएगा। यह नियता का समीकरण है। नाभिलंब जीवा की लंबाई सारे केसेस में 4a के बराबर होती है। जहां a एक धनात्मक संख्या है, इसको ऋणात्मक मत लिखना, बस आपको तुलना करके a का मान निकालना है। परवलय का समीकरण y की घात 2 बराबर -4ax जैसा है, और ये -4a इस -8 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि समीकरण तो यही है। तो -4a इज इक्वल टू -8 एंड a इज इक्वल टू 2। सो इन दिस केस a इज इक्वल टू 2 जो हमें रखना है और सारी चीजें निकालना है। ठीक, तो देखो -2,0 नाभि की निर्देशांक, अक्ष के समीकरण में तो a का कोई योगदान ज्यादा है भी नहीं। तो नाभिलंब जीवा या नियता का समीकरण x - 2 बराबर 0, और इसकी लंबाई 4 गुणा 2 मतलब 8। बस क्लियर है? डन, चलो ठीक है। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं ना कि नाभिलंब जीवा क्या होती है ना? एक ऐसी रेखा जो नाभि से गुजरती है और परवलय को 2 बिंदुओं पर ऐसे मिल जाती है, इसी की लंबाई नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है। हालांकि आपसे फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूले के बारे में बात करनी बस अपने को, ठीक है क्या? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्लियर है तो अपन फिर से इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि हमें अगले सवाल में और इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है।
चलो यार, प्रश्न नंबर 4, x की घात 2 बराबर -16y। हमने फिर देखा कि ये जो परवलय है यहां y की घात 1 है, तो यहां पर मैं एक मेन बिंदु लिख सकता हूं कि ये y अक्ष के सापेक्ष सममित है। और अगर ये y अक्ष के सापेक्ष सममित है तो यहां दो केसेस हो सकते हैं सर जी। पहला तो ये, दूसरा ये। इस वाले में माइनस साइन नहीं आता, इस वाले में x का वर्ग बराबर 4by और यहां x का वर्ग बराबर -4by। हमने माइनस साइन देखा, माइनस साइन ने हमको देखा, हमने बोला कि ये वाला फोटो फाइनल है। मतलब कुछ नहीं यार, प्रश्न 1 से लेके 4 तक चारों केसेस आपको करवाने की कोशिश की। अब बाकी 5-6 में क्या होगा पता नहीं। ऐसा परवलय आपका बना हुआ है, ठीक है, और ये वही परवलय है जो हवा में गेंद फेंकने पर मिलता है। यहां आप खड़े हो, आपने गेंद फेंकी तो यहां से निकल जाएगी, मतलब ऐसे ही घूम के, ठीक है, खैर हमें कोई मतलब नहीं इससे। ओके, तो सबसे जरूरी बात कि परवलय का जो अक्ष इस केस में है वो y अक्ष है। कौन सा? y अक्ष। ये x अक्ष है। ये बिंदु दोनों का 0,0 जिसको शीर्ष कहा जाता है, और ये जो बिंदु है वो है 0,-b, क्योंकि अभी हम ऋणात्मक y अक्ष पर आ गए हैं, और ऋणात्मक y अक्ष पर कोई भी बिंदु 0,-b हो सकता है। एक ऐसी रेखा जो x अक्ष से या x अक्ष के समांतर निकल जाए, जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए। तो अगर ये -b है तो ये 0,b है। इसको क्या कहते हैं? नियता। ठीक, बस इतनी सी बात है ना। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें पूछी हुई है। नाभि का निर्देशांक इस केस में 0,-b आने वाला है। अक्ष परवलय का y अक्ष है, और y अक्ष का समीकरण सदैव x बराबर 0 होता है। नियता का समीकरण देखिए, नियता जो है वो 0,b से गुजर रही है और x अक्ष के समांतर है। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है और 0,b से गुजर रही है तो समीकरण होता है y बराबर b या y माइनस b बराबर 0। और नाभिलंब जीवा की लंबाई 4b या 4a, जो आप प्रश्न में मानना चाहो। आप फटाफट b का मान निकाल के इसमें रखने की कोशिश करो। तो उम्मीद है आपने b का मान निकाल लिया होगा। b का मान क्या है सर? यहां पर -16 बराबर -4b होना चाहिए, तो b का मान 4 होना चाहिए। जैसे ही b का मान 4 सब जगह रखा, यहां पर b का मान हम लोग 4 रखने वाले हैं। अगर b का मान 4 रखा जाए तो पहले जो नाभि का निर्देशांक है वो 0,-4, ये y-4 बराबर 0, और ये आ जाएगा 16। 4 चौक 16, खत्म। तो बस ये 4 चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। वो क्या कहता है? हालांकि उसमें भी यही सब चीजें निकालनी है, लेकिन देखा जाए पहले कि पूछा क्या गया है और सवाल का समीकरण क्या दिया हुआ है। y की घात 2 बराबर 10x। तो यार ये तो वैसे ही है y की घात 2 बराबर 4ax जैसा। मतलब अब तो अपन समझ चुके हैं कि ये y की घात 2 बराबर 4ax जैसा है। और अगर ये y की घात 2 बराबर 4ax जैसा है तो चूंकि a इस केस में x अक्ष के या x की घात 1 है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो परवलय है वो x के सापेक्ष सममित होना चाहिए। एक तो ऐसा, दूसरा ऐसा। ये कब होता है? जब यहां कोई ऋणात्मक चिन्ह होता है, ऐसा कुछ है ना। ये कब होता है? जब धनात्मक चिन्ह होता है। यहां चिन्ह कौन सा है? धनात्मक है, मतलब ये वाला हमारा समीकरण होगा। क्लियर है? अगर ये वाला समीकरण होगा तो हम फिर से इस समीकरण को बनाने की कोशिश करते हैं। देखना, मेरी बात सुनना यार। क्या ये परवलय ऐसा बन जाएगा? बन गया। अगर ये परवलय ऐसा बना तो इस परवलय का समीकरण हम फटाफट लिखने की कोशिश करते हैं। ये y की घात 2 बराबर 4ax, जिसकी नाभि 0,a,0 होती है। ठीक है, यहां से एक लाइन जाती है जिसको x बराबर -a कहा जाता है या x प्लस a बराबर 0 कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये -a,0 से गुजरती है।
और अगर ये रेखा -a,0 से गुजरती है और y अक्ष के समांतर होती है तो समीकरण x बराबर समथिंग समथिंग। अगर a,0 से है तो x बराबर a, अगर -a,0 से है तो x बराबर -a। इतनी बात ठीक है क्या? चलो ठीक है। आफ्टर दैट मतलब एक्चुअली क्या था, चलो ठीक है उसके पे बाद में बात करते हैं। इसे नियता कहा जाता है। ठीक, तो फटाफट अपन लिखने की कोशिश करें कि नाभि का निर्देशांक a,0, ठीक है। परवलय का जो अक्ष इस केस में है, जिस अक्ष पर नाभि स्थित है, कौन से अक्ष पर स्थित है नाभि? ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। बताओ कौन से अक्ष पर नाभि स्थित है? x अक्ष पर। तो मैं कह सकता हूं नाभि के निर्देशांक या नाभि जो है वो या जो परवलय का अक्ष है वो x अक्ष है, जिसका समीकरण x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। नियता का समीकरण, नियता का समीकरण देख लिया सर अपन ने, x प्लस a बराबर 0, तो x प्लस a बराबर 0 और नाभि लंब जीवा की लंबाई 4a होती है। ऐसी रेखा जो यहां से ऐसे गुजर जाए, इसके लंबवत हो, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो नाभि लंब जीवा की लंबाई होती है। डन, ठीक है। अब a का मान कैसे निकाले? तो सर तुलना करने पर 4a बराबर 10 आना चाहिए, तो a का मान 5/2। सो a का मान 5/2 मतलब 5/2, 0, ठीक है। x प्लस 5/2 बराबर 0, ठीक है। और 4 गुणा 5/2 मतलब 10। तो भाई साहब ये है नाभि लंब जीवा की लंबाई और बाकी सारी चीजें। अच्छा, यहां पर एक्चुअली आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहां तो -a,0 होना चाहिए, तो मैं यहां पर ये मान रहा हूं कि ये जो a बिंदु है वो धनात्मक ऋणात्मक है, पता नहीं, बस ये कि ये y अक्ष के समांतर है। डन है क्या? मतलब बेसिकली अगर इसे हटा दो तो ये चीज और क्लियर हो जाती है कि y अक्ष के समांतर है। y अक्ष कहीं भी है पर ये रेखा ऐसी है। डन, चलो इस तरह से पांचवा प्रश्न भी समाप्त होता हुआ। चलिए बात करेंगे छठे प्रश्न की तरफ, और छठे प्रश्न पर जाने से पहले कुछ चीजें हमें यहां से फिर से हटानी पड़ेगी, है ना। चलो ठीक है, ओके। x का वर्ग बराबर -9y, x का वर्ग बराबर -9y। अभी घात 1 किसकी है? y की। तो परवलय का जो अक्ष होना चाहिए वो y अक्ष होना चाहिए, ऐसा कुछ और ऐसा कुछ। इन दिस केस ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। अब ये तो होता है y की घात 2 बराबर 4by, या 4by बराबर x की घात 2, और ये होता है x की घात 2 बराबर -4by। सो इन दिस केस ये वाला समीकरण माइनस वाला है, मतलब ये वाला फोटो बनेगा, ठीक है। अब देखो फटाफट अपन ऐसे ही निकाल लेते हैं इसको। अगर ये फोटो ऐसा है तो एक बिंदु यहां होना चाहिए 0,-b, जिसे आप नाभि कहते हैं, और इतनी दूर पे एक लाइन होती है 0,b से जो नियता होती है। अब अगर आपने b को पहचान लिया तो नियता का समीकरण, चूंकि ये 0,b से गुजर रही है और y x अक्ष के समांतर है, तो x बराबर b हो जाना चाहिए। कितना? x बराबर b, या फिर x बराबर b नहीं, y बराबर b, बिल्कुल सही है, या y माइनस b बराबर 0, क्योंकि लाइन x अक्ष के समांतर है, उस पर y का मान सदैव समान रहेगा। नाभि का निर्देशांक 0,-b होना चाहिए और 4b नाभि लंब जीवा की लंबाई होनी चाहिए। यहां परवलय का जो अक्ष है वो y अक्ष है, क्योंकि परवलय y के सापेक्ष सममित है, और इसका समीकरण y अक्ष का x बराबर 0। 0,-b, 0,-b, b का मान निकालें तो सर ये जो 4-4b है ये -9 के बराबर है, तो b का मान 9/4। कोई दिक्कत नहीं है, b का मान 9/4 रखने में, हमको क्या दिक्कत है, रख दो। तो 0,-9/4 y -9/4 बराबर 0 और 4 गुणा 9/4, तो ये आंसर आया 9। डन है क्या? सो इस तरह से इस प्रश्न के जवाब हमने कर लिए हैं। अब आने वाले प्रश्नों में भी ऐसी ही कुछ चीजें होगी, मतलब 1 से लेकर 6 तक हमको बोला था, हमने कर दिए सर 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न। अब देखो क्या हो सकता है, ठीक है।
निम्नलिखित प्रश्न में 7 से लेकर 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। मतलब आपको यह बोला है कि अब आपको परवलय का समीकरण निकालना है जिसमें कुछ कुछ चीजें आपको दी रहेगी। मतलब पहले सवाल पहले 1 से लेकर 6 तक में समीकरण दिया था, वहां पर आपको नाभि, नाभि के निर्देशांक, नाभि लंब, जीवा और ये सब निकालनी थी। यहां चीजें अलग है, यहां उल्टी प्रोसेस है। आपको जैसे पहले सवाल में नाभि दी है और नियता दी है, अब आपको समीकरण निकालना है परवलय का। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को बना के देखना होगा कि ये है कहां पर। ठीक, अब देखो वन बाय वन मैं आपको दो दो चीजें फटाफट बताता हूं। सबसे पहली बात, नाभि 6,0। ठीक है, तो नाभि है 6,0 और नियता जो है वो -6, या x बराबर -6। x बराबर -6 कहां से गुजरेगी, क्योंकि x बराबर -6 y अक्ष के समांतर रेखा होती है। x बराबर -6 के बारे में अगर मैं बात करता हूं, x बराबर a जो रेखा है वो y अक्ष के समांतर होती है। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि ये a,0 से गुजरती है। अब अगर ऐसा है तो ये जो बिंदु है ये रेखा कौन सी है, x बराबर -6, तो ये y अक्ष के समांतर और -6,0 से गुजरेगी और यही आपकी नियता है। क्या है सर जी, नियता। अभी सुनना और बढ़िया कॉन्सेप्ट, इन दोनों का मध्य बिंदु शीर्ष होता है। अब देखो फोटो बनाते समय आपको परवलय को शीर्ष से निकालना होता है ना। शीर्ष मतलब अक्ष पर वो बिंदु जहां परवलय अक्ष को काटता है शीर्ष कहलाता है, और परवलय अक्ष को एक ही बार काटता है। तो और भी कोई ऐसे वक्र हैं जो अक्ष को एक से ज्यादा बार काटते हैं, बिल्कुल अति परवलय, दीर्घवृत्त, पता चलेगा। इन दोनों का मध्य बिंदु, अब 6 और -6 का मिड पॉइंट तो 0 होगा ना, मतलब मध्य बिंदु का सूत्र अगर लगाओगे x1 + x2 बटा 2, क्या लगा सकते हैं, x1 + x2 बटा 2, तो ये तो आएगा 6 + -6 बटा 2, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो x निर्देशांक 0 और 0 + 0 ये भी 0 यार, तो 0, तो y निर्देशांक भी 0। ठीक है, क्या ये मैंने निकाला है, यहां से शीर्ष निकालने की कोशिश की है। अब जरूरत नहीं है वैसे शीर्ष की, पर हम लोग मतलब समझने के लिए सवाल में जरूरत है थोड़ी सी। 0 + 0 बटा 2, अगेन 0। खैर, अब परवलय ऐसा है जो शीर्ष से निकलता है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। परवलय का फोटो ऐसा बनना चाहिए कि उसमें नाभि इंक्लूड हो जाए। क्या बनना चाहिए, परवलय का फोटो ऐसा बनना चाहिए कि नाभि इंक्लूड हो जाए। और दूसरी बात यह कि इसका जो अक्ष है वो देख रहे हो, नाभि जिस अक्ष पर स्थित है, तो नाभि यहां पर x अक्ष पर स्थित है। क्यों, क्योंकि x अक्ष पर ही निर्देशांक 6,0 स्थित हो सकता है। तो सीधी सीधी बात है, यहां परवलय का फोटो ऐसा बनना चाहिए, तभी नाभि को अपने अंदर ले पाएगा ये। वरना अगर यहां से निकाल दोगे ऐसा तो नियता को काट देगा, परवलय नियता को नहीं काटता, और इसे शीर्ष से गुजरना होता है। ये फोकस है। ठीक है, अब आपको पता है ना, एक ऐसी रेखा होती है शीर्ष से, मतलब यहां से एक रेखा जाएगी 0,0 से, जिसके बारे में हमने डिस्कशन तो किया था लेकिन सवालों में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। यह है शीर्ष पर स्पर्श रेखा। अब देखो, जैसा शब्द में लिखा है ना, वही सोचने की कोशिश करो। जैसे जैसे शब्द बोल रहा हूं उस पर देख लो, शीर्ष पर स्पर्श रेखा। अब शीर्ष पर स्पर्श रेखा का मतलब क्या है, एक ऐसी रेखा जो शीर्ष पर परवलय को टच करके निकल जाए। तो ये शीर्ष से यहां से टच करके निकल गई और ये 0,0 से गुजर रही है। ऐसी रेखा जो 0,0 से गुजर रही है और x अक्ष के लंबवत है, ये होता है y अक्ष। तो आपका परवलय ऐसा है। अब इस तरह के परवलय का जो समीकरण होता है वो क्या लिखा जाता है सर? सर ये तो y का वर्ग बराबर 4ax है। बस a निकल जाए तो हमारा काम हो जाए। a क्या होता है? a बड़ी सिंपल सी चीज होती है। a जो होता है वो शीर्ष से
फोकस की दूरी होती है, शीर्ष से नाभि की दूरी होती है। सो इन दिस केस अगर आप ए को निकालने जाएंगे तो ए जो है वो V से F की दूरी है। 0,0 से 6,0 की डिस्टेंस होती है 6। तो समीकरण आया y का वर्ग बराबर 4 गुणा 6 गुणा x, सो दैट विल बी y का वर्ग बराबर 24x। तो y का वर्ग बराबर 24x इस परवलय का समीकरण है और कुछ नहीं है। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो इसे डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे कि नाभि से 6,0 है और नियता जो है वो -6,0 है, मतलब a का मान होना चाहिए 6। बस खत्म बात, डन। a जो होता है, a को निकालने के बहुत तरीके हैं। a यहां की से यहां की दूरी भी है, a यहां से यहां की दूरी भी, अगर आप इसको a बिंदु कहो तो a से v की दूरी छोटा a के बराबर है। और क्या क्या तरीका हो सकता है, अगर नाभि लंब जीवा की लंबाई दी हो तो वो 4a के बराबर होती है, तो a निकल जाएगा, है ना। खैर आने वाले प्रश्न के बारे में ऐसा कुछ, मतलब अगले प्रश्नों में आपको ये सब चीजें मिल सकती है, इसलिए इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिखा रहा हूं मैं। डन है, ओके। नाभि 0,-3 और नियता y बराबर 3। अब इसका फोटो बना के देखो एक बार। 0,-3, 0,-3 कौन से अक्ष पर बिंदु है, y अक्ष पर और ऋणात्मक y अक्ष पर, ऐसा। और नियता y बराबर 3, तो ये 0,3 से गुजरेगी। नियता कौन सी है, y बराबर 3 है। तो यार अब आपको देख चुके हैं कि नियता ऊपर है, नाभि नीचे है, तो फोटो जो है वो ऐसा बनना चाहिए, है ना। अब चूंकि इन दोनों का मध्य बिंदु 0,0 होता है, तो शीर्ष 0,0 होना चाहिए। और ऐसा परवलय जो ऐसा बना हो जिसका शीर्ष 0,0 हो, उसका समीकरण होता है x का वर्ग बराबर, यही होता है ना समीकरण इस केस में। बोलो यार, बोलो 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 बोलो। x का वर्ग बराबर 4 - 4a या 4b कह दो y के बराबर। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द b? b सिंपल है, बड़ा सिंपल है। अगर आप इसे v कहते हो तो यहां से यहां की जो दूरी है वो b के बराबर है। कितनी? b के बराबर। अच्छा, सीधा सीधा ऐसे नहीं बोल सकते सर कि नाभि 0,b होती है तो b का मान 3 है। इस प्रश्न में ये सही है, लेकिन आने वाले चीजों में दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कैसे हो सकती है बताता हूं, पहले अपन b का मान निकाल लेते हैं। तो सर v से f की दूरी b के बराबर, और ये v से f की दूरी जो है वो 3 इकाई है ना। y अक्ष पे बिंदु है, 0,0 से 0,-3 की दूरी सदैव 3 रहती है। तो x का वर्ग बराबर -4 3y और x का वर्ग बराबर -12y, और ये इसका समीकरण है जो कि आपका आंसर है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा अलग माहौल में लेकर जाता हूं। माहौल ऐसा है कि अगर इस परवलय को मैं थोड़ा सा नीचे उठा के रख दूं, मतलब इसका जो शीर्ष है अगर वो 0,0 ना रहे तो क्या होगा। अगर इसका शीर्ष 0,0 ना रहे और मान लो ये परवलय थोड़ा सा नीचे खसका दिया जाए, ऐसा हो सकता है, दिक्कत तो नहीं है कुछ, तब भी क्या समीकरण ऐसा लिखा जाएगा? नहीं। तब समीकरण लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तब हम सूत्रों की मदद से नहीं लिखेंगे, कॉन्सेप्ट की मदद से लिखेंगे। और इन सवालों को मैं कॉन्सेप्ट की मदद से ही थोड़ा सा हल कराने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए हर जगह सूत्र नहीं लगा रहा। मतलब इसका सूत्र डायरेक्टली लिख सकते, चिंता की बात नहीं थी, लेकिन जब तक फोटो ना बने क्लियर मत होना कि सूत्र ये लगने वाला है। चलिए, शीर्ष 0,0 और नाभि 3,0। वाह 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 वाह। शीर्ष जो है वो 0,0 है, तो ये रहा 0,0 शीर्ष है। अब सारे परवलय जितने हमने पढ़े हैं सबका शीर्ष 0,0 है, बिल्कुल सही है। नाभि जो है वो 3,0 है। 3,0 किधर होती है? इधर होती है 3,0, और ये 0,0। तो अगर मैं देखो परवलय शीर्ष से गुजरेगा लेकिन नाभि उसके अंदर होनी चाहिए ना, तो ऐसे ही परवलय हो सकता है। और ऐसे परवलय का समीकरण कैसा होगा? समीकरण यहां पर y का वर्ग बराबर 4ax, a का मान निकाल लो, काम हो जाए।
तो ये शीर्ष है, ये F है, नाभि है, जो A होता है वो V से F की दूरी होती है ना। तो बस 0,0 से 3,0 की डिस्टेंस, यहां दूरी नियम लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। 0,0 से 3,0 की दूरी 3 होगी, तो y का वर्ग बराबर 4 गुणा 3 गुणा x। दैट्स इट। इस तरह से ये प्रश्न आपके सामने समाप्त हो जाता है। तो 9वां भी सिंपल था, चिंता की बात नहीं। बात करते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। शीर्ष 0,0 और नाभि -2,0। अब बनाओ फटाफट। शीर्ष जो है वो 0,0 है और नाभि जो है वो -2,0 है। -2,0 यही कहीं एक बिंदु होगा ऋणात्मक x अक्ष पर, है ना सर जी। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इसमें तो आपको कोई चिंता की बात नहीं। परवलय ऐसा बन गया। अब अगर ऐसा परवलय बन गया तो ऐसे परवलय का जो समीकरण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या इस परवलय का समीकरण y का वर्ग बराबर -4ax होता है? हां जी सर, होता है। नाभि क्या है? नाभि का मान f, शीर्ष का मान v। तो v से f की जो दूरी है वही a के बराबर होती है। a मतलब v से f की दूरी, ठीक है। तो क्या आप a का मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर, 2 आएगा। यहां से यहां की दूरी तो 2 के बराबर है ना। तो बस द आंसर इज y का वर्ग बराबर -4 गुणा 2x, y का वर्ग बराबर -8x, एंड दैट इज द फाइनल आंसर अगेन। डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। हो अब थोड़ा सा अलग दिया है कि शीर्ष जो है वो 0,0 है, ठीक है, और 2,3 से जाता है और अक्ष x अक्ष के अनुदिश है। मतलब परवलय का जो अक्ष है वो x अक्ष है। पहले इसी बिंदु को लेकर चलते हैं। अक्ष जो है वो x अक्ष के अनुदिश है। हमें यहां पर समीकरण ही निकालना है सारे प्रश्नों में। अब देखो यार, अगर x अक्ष के अनुदिश है तो सीधी सीधी बात मुझे बताओ, या तो ये वाला समीकरण हो सकता है या तो ये वाला फोटो हो सकता है। शीर्ष जो है वो 0,0 है, तो ये वाले फोटो का भी शीर्ष 0,0 है और ये वाले फोटो का भी शीर्ष 0,0 है। शीर्ष का मतलब v, यहां पर भी v। नाउ टेल मी, इन दोनों में से कौन सा फोटो होगा? तो आपको एक बात बोलिए कि परवलय 2,3 से होकर जाता है। 2,3 प्रथम चतुर्दांश का एक बिंदु है। प्रथम चतुर्दांश मतलब वहां x का मान भी धनात्मक है और y का मान भी धनात्मक है। तो प्रथम चतुर्दांश का बिंदु है, तो मुझे बताओ प्रथम चतुर्दांश का बिंदु क्या यहां कहीं हो सकता है? हो सकता है, चलेगा। प्रथम चतुर्दांश का बिंदु तो प्रथम चतुर्दांश में होगा ना। तो क्या ये वाला फोटो हो सकता है? नहीं, ये तो देखो, ये जो है वो दूसरे और तीसरे में बैठा हुआ है, ये पहले और चौथे में बैठा हुआ है ना। तो क्या वो वाला सही हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम उसको हटा देते हैं कि तुम हमारे किस काम के। मतलब हमारा जो फाइनल फोटो है वो ये वाला है। तो इसका समीकरण क्या था? इसका समीकरण था y का वर्ग बराबर 4ax। अब चूंकि ये 2,3 से गुजर रहा है, तो मैंने लिखा कि चूंकि ये 2,3 से गुजर रहा है, तब क्या आपने x की जगह 2 और y की जगह 3 रखने की कोशिश की। x की जगह 2 रखा और y की जगह 3 रखा, तो 3 का वर्ग बराबर 4a गुणा 2, है ना सर। अगर कोई परवलय किसी बिंदु से गुजरेगा तो उस बिंदु के निर्देशांक परवलय के समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। या किसी भी वक्र के बारे में ये बातें बोली जा सकती है। a का मान 9/8। तो बस आपको सीधा सीधा सवाल में रख देना यार। तो समीकरण फाइनल जो आंसर आया, y का घात 2 बराबर 4 गुणा 9/8x, या फिर y की घात 2 बराबर 9/2x। आंसर ये भी सही है। या इस 2 को यहां भेज सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा सवाल या ऐसा जवाब भी मिल सकता है।
जब हमें ऐसा समीकरण मिलेगा तो हम y की घात 2 को पहले तो 1 बनाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 समाप्त हो जाता है। बात करते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। वो क्या कहता है, शीर्ष 0,0 है, 5,2 से जाता है और y अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो अगर परवलय का शीर्ष 0,0 है और y अक्ष के सापेक्ष सममित है तो भाई साहब ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, y अक्ष के सापेक्ष सममित है तो y अक्ष के सापेक्ष परवलय ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। 5,2 फिर से प्रथम चतुर्थांश का एक बिंदु है जो यहां कहीं होगा, है ना। 5,2 तो क्या ये वाला परवलय 5,2 से जा रहा है? नहीं जा रहा। ये जा सकता है 5,2 से, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 5,2 ऐसे परवलय पर ही स्थित होगा। तो इस केस में समीकरण कैसा बनना चाहिए? तो सर इस वाले केस का समीकरण होता है x का वर्ग बराबर 4by। इस वाले का होता है, हालांकि हमारे काम का नहीं, लेकिन लिख लेते हैं -4by। तो हमारे लिए x का वर्ग बराबर 4by होना चाहिए। ये परवलय कहां से गुजर रहा है सर? चूंकि परवलय पैराबोला 5,2 से गुजरता है, तो 5,2 इसको संतुष्ट करना चाहिए। x की जगह 5, y की जगह 2। x की जगह 5 रखा तो 5 का वर्ग बराबर 4b गुणा 2। तो भाई साहब 25/8 आपके b का मान है, बस रख दो फाइनल। तो x का वर्ग बराबर 4 गुणा 25/8 y। 4 से 2 कटा और इस 2 को यहां भेज सकते हो, तो 2x का वर्ग बराबर 25y। सो इस तरह से इस सवाल को भी आप फिनिश कर चुके हैं। तो 7 से लेकर 12 तक आपको जो जो करना था वो आप यहां पर देख चुके हैं। प्रश्नावली 11.2 चल रही थी। अगर आप इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा इस लेक्चर को आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी देख सकते हैं। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही इसे ओपन करेंगे आपको वेबसाइट ऐसी दिखेगी, मोबाइल एप्लीकेशन के हिसाब से, थोड़ी सी मोबाइल के हिसाब से दिखेगी। आप जैसे ही क्लिक करेंगे CBSE हिंदी माध्यम पर कक्षा 11वीं दिखेगी, उसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही कक्षा 11वीं को सिलेक्ट किया आपके सामने NCERT गणित वाली पोर्शन खुल जाएगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे सवाल या बहुत सारे चैप्टर्स दिखे रहेंगे। जिस चैप्टर पे क्लिक करेंगे, जितने चैप्टर, जितना लेक्चर में वो चैप्टर खत्म हुआ है वो सारे लेक्चर वहाँ होंगे। आपको जो पढ़ना है उस पर क्लिक करो, आपको वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6 से लेकर 12 तक समस्त विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति को कहीं कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, किसी भी राज्य से पढ़ रहे हो, आपके लिए स्कूली शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है। चलिए, अगर आपको इस वीडियो को पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।